गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज का टॉपिक हमारा है कि वर्तमान में जो श्रीलंका क्राइसिस है वो क्या है, इसका क्या कारण है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उस जो कारण है जिसके कारण वो प्रभावित है उसको कैसे कम किया जा सकता है, भारत इसमें क्या रोल निभा सकता है, ऐसी परिस्थिति क्या उत्पन्न हुआ, इसका समाधान क्या है और इस तरह का यदि समस्या अन्य देशों में आता है तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि स्थिति क्या है। चलते हैं श्रीलंका संकट। श्रीलंका जो हमारा है दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश है और इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं ऑलरेडी। और ये जो भारत जो हमारा है और ये श्रीलंका के बीच में ज्यादा नहीं मात्र 31 किलोमीटर की दूरी है, याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारा तमिलनाडु से सटा हुआ क्षेत्र है और ये श्रीलंका एक छोटा सा देश है और यहाँ अभी हमारा क्राइसिस आया हुआ है, इसका निपटान हम कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये संकट का क्या कारण है। सच ये है कि दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश जो पहले से गृह युद्ध के चपेट में था लेकिन उभर रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस किए हुए था, लेकिन अचानक 2019 में नई सरकार आई और लोक लुभावन नीति के कारण आर्थिक संकट का शिकार हो गया। जैसे सरकार आई थी है और वो आते आते विभिन्न प्रकार के करों में छूट देती है और इस कारण से राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं एक तरफ कोविड आ जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा युद्ध है। ये दो कारण जो है विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित कर दे रहा है। इस कारण से श्रीलंका की वर्तमान स्थिति बना हुआ है और अभी आर्थिक अस्थिरता का दौर से गुजर रहा है, याद रखना है। हालांकि यदि भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं तब भी श्रीलंका की स्थिति ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसका स्थान 73वां है, जबकि हमारा स्थान जो है 132 है, याद रखना है। इसका मतलब मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका की स्थिति काफी अच्छी है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि संभावना है कि श्रीलंका एक बार फिर से रिकवर करेगा। वर्तमान में जो आर्थिक संकट आया है इसका मुख्य कारण यह है कि उसके पास अभी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होने का मतलब यह हुआ कि विदेशों से यदि किसी प्रकार का कोई सामान खरीदते हैं तो पेमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये भारी संकट है, यह ध्यान में रखना है। इसी को लेकर अभी श्रीलंका काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि फरवरी 2022 में उसके पास मात्र $2 अरब ऑलरेडी विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि 2022 में ही उसे $4 बिलियन उसकी देनदारी थी। और कहा जा रहा है कि 4 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में उसकी देनदारी $26 बिलियन हो जाएगी। अब ये कैसे देगा, इसको लेकर संकट बना हुआ है, ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि श्रीलंका का जो स्थिति है अभी यह महंगाई के दौर से गुजर रहा है और यहाँ बहुत सारे जो आवश्यक सामग्री है उसका कमी स्पष्ट देखा जा रहा है। यह बहुत बड़ा संकट है श्रीलंका में, यह ध्यान में रखना है। अब सवाल है इसका कारण क्या है। वर्तमान में जो आवश्यक वस्तुओं का अभाव पड़ गया है, विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव है और लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम चलते हैं कि 2019 में सरकार बनी थी और ये सरकार जो ऑलरेडी हमारा चुनाव में जो नारा दिया था लोक लुभावन नारे, तो उसका कारण क्या हुआ कि आते ही विभिन्न प्रकार के टैक्स में कटौती कर दिया। वैट वगैरह वैल्यू एडेड टैक्स था उसको आधा कर दिया, जो कैपिटल गेन टैक्स था उसको एकदम समाप्त कर दिया। इससे क्या होगा
कि ऑलरेडी राजकोषीय हमारा नीति इसका प्रभावित हुआ, किसका? श्रीलंका का। इस कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्रेडिट रेटिंग जो है कम हो गया। क्रेडिट रेटिंग कम होने का मतलब कि आपके अंदर निवेश कम होगा और ऋण आपको कम मिलेगा, याद रखना है। हम जानते हैं कि श्रीलंका एक ऐसा छोटा सा देश जो मुख्य इसका अर्थव्यवस्था जो है सेवा आधारित है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों का योगदान है। हम देख रहे हैं श्रीलंका क्या है, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था इसका पर्यटन पर आधारित था और जीडीपी में इसका योगदान लगभग 12.5% देखा जा रहा है। और जब कोविड का अटैक हुआ, इस समय जितने सारे विदेशी पर्यटक है आना बंद हो गए, प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध लगाते ही विदेशी मुद्रा भंडार इसके अभाव हो गया। तो यही संकट का जड़ है, याद रखना है। दूसरा, ये सारे लोग जो हमारे श्रीलंका के लोग विदेश में जो रहते थे, अपने देश में रिमिटांस करते थे और हर साल $8 अरब का रिमिटांस होता था। तो लोग घर लौट गए, उस समय रिमिटांस प्रभावित हो गया, काम भी छूट गया था। तो इस कारण से रिमिटांस प्रभावित हुआ। फलस्वरूप श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ श्रीलंका में? श्रीलंका सरकार क्या पॉलिसी एक अपनाई कि हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके जगह पर अचानक जैविक उर्वरक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जितना उत्पादन होना चाहिए नहीं हो सका। इस प्रकार से जो खाद्यान्न उत्पादन है ऑलरेडी जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस कारण से खाने पीने की चीजों का संकट आ गया श्रीलंका में, याद रखना है। इसलिए कोई भी पॉलिसी अचानक नहीं अपनाना चाहिए, धीरे धीरे चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारा कारण इसका है कि श्रीलंका का वर्तमान स्थिति कैसे ऐसे हुआ। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के कारण क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों का दाम बढ़ गया। अब कच्चे तेलों का दाम बढ़ने का मतलब कि उसको अधिक पे करना पड़ रहा था। तो इस कारण से ऑलरेडी इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार का शॉर्टेज हो गया। तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ऑलरेडी ये अपने स्वयं मुद्रा अवमूल्यन अपना लिया, जानबूझकर अपने मुद्रा का वैल्यू को कम कर दिया ताकि निर्यात इसका बढ़ेगा। हकीकत ये हुआ कि और इन्फ्लेशन मार्केट में आ गया, महंगाई आ गई और 250 रुपए किलो, 750 रुपए किलो चावल, गेहूं और दूध का स्थिति ये हो गया था। 3-3 हजार, 4-4 रुपए गैस सिलेंडर मिल रहा था, याद रखना है। तो ये महंगाई आम जन के लिए काफी कष्टकारक था, इसलिए वो लोग उग्र हो गया और रोड पे आ गया। स्थिति काफी बदतर हो गई थी, ध्यान में रखना है। तीसरा, अगला जो कारण हमारा है कि जो डेट जो डिप्लोमेसी है और चाइना का जो पॉलिसी है नव उपनिवेशवाद का, न्यू कॉलोनियलिज्म का, इस कारण से चाइना क्या कर रहा है, छोटे छोटे विकासशील देशों को ऋण देकर उसको अपने ऋण जाल में फंसा दे रहा है। तो चीन के ऋण जाल में ये फंसा हुआ है, याद रखना है। श्रीलंका पर $45 अरब यदि विदेशी ऋण है तो उसमें $8 से $10 अरब चाइना का ऋण है, याद रखना है। और इस कारण से सही समय पर उसका भुगतान नहीं किया गया तो हम वो टोटो बंदरगाह को हर हाल में उसको लीज पे रखना पड़ा श्रीलंका को। तो ये स्थिति है और ये हमारे लिए संकट की बात है। यदि हमारा पड़ोसी देश किसी देश का षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, ऋण जाल में फंस रहा है, तो हमारे लिए ये शुभ बात नहीं है। कारण कि वहां यदि अस्थिरता होती है तो वहां से पलायन शुरू होगा और हो सकता है ऑलरेडी भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और चीन की चाल को समय से पहले हमें भांपने की आवश्यकता है और श्रीलंका को बचाने की आवश्यकता है, ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि दोनों में क्या अंतर है, भारत और श्रीलंका में? क्या ऐसी स्थिति यदि भारत में आएगी और यदि आएगी तो उसको कैसे निपटा जाए, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन तत्काल यह देखेंगे कि यह संकट जो आया है उसको लेकर भारत सरकार क्या क्या रणनीति अपनाई है। तो सबसे पहले यह है कि फरवरी 2022 में ही $22 मिलियन का क्रेडिट लाइन जारी किया डीजल के लिए। अर्थात डीजल, पेट्रोल वगैरह किसी प्रकार की यदि कमी होती है तो आप हमारे यहाँ से ले जाइए और आप उसका जो भी मूल्य है उसका 25% पे कीजिए और 75% बाद में पे कीजिएगा। इस कारण से वहां पर कच्चे तेलों का अभाव को खत्म किया जा सकता है। दूसरा, सरकार $1 बिलियन
दवा के लिए और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न सामग्री के लिए लोन दिया है, लाइन क्रेडिट दिया है। इसका मतलब हुआ, क्रेडिट लाइन का मतलब ये हो गया कि यह कोई अनुदान नहीं है बल्कि ये ऋण है, जो सॉफ्ट लोन है, जो सस्ते दर पर धीरे धीरे आप समय के साथ चुकाएंगे। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 6500 करोड़ लोन दे दिया है, इसके अलावा 7500 करोड़ और बाद में देगा। इस प्रकार से वित्तीय सहायता दे रहा है। इसके अलावा उस देश में खाद्यान्न का जो संकट है उसको ध्यान में रखते हुए 40,000 टन चावल उपलब्ध कराया है भारत, ताकि वहां पर महंगाई को नियंत्रण किया जा सके और आम जो जनजीवन है वो सामान्य हो सके, कच्चे तेलों का अभाव को कम से कम किया जा सके, खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराया जा सके और सस्ते दर पर यहां से अनाज सरकार भेज रही है। याद रखना है, क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में उसे मदद करके संकट से हम उबारे और हम पड़ोसियों के साथ शांति और समृद्धि का पॉलिसी को हम आगे बढ़ाएं। यदि इस प्रकार की समस्या भारत में आ जाती है तो इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? तो जैसे अभी हमने यह बताया कि श्रीलंका का जो वर्तमान में स्थिति हुआ, इसके पीछे कारण था लोक लुभावन नीति। लोक लुभावन नीति का मतलब ये हुआ कि औने पौने दाम पर लोगों को सामग्री उपलब्ध कराकर लोगों को खुश कर देना, बवाई लुटना। इससे वास्तव में क्या होता है, अर्थव्यवस्था नकारात्मक दिशा में जाती है। इसलिए हर हाल में ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से लोक लुभावन नीति से बचनी चाहिए कि हम अनाज फ्री दे रहे हैं, डीजल फ्री दे रहे हैं, फलाना पे आप वोट दीजिए। तो वोट के चलते इस तरह का जो समझौता होता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था को हर हाल में निर्यात उन्मुखी बनाना होगा। हम आयात कम करें और निर्यात को बढ़ाएं। और हमारा अभी जो व्यापार घाटा है ये थोड़ा सा चिंताजनक है, इसको हर हाल में हम निर्यात को बढ़ाएं और इसी के लिए सरकार सेज पॉलिसी ला रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलप कर रहा है, एक्सपोर्ट जोन डेवलप कर रहा है, प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ा रहा है। तो हमें लगता है भारत में स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम सोच रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरक के जगह पर जैविक उर्वरक का भारतीय खेती में इस्तेमाल करें, तो हम धीरे धीरे करें और ये भी देखें कि उसका उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। श्रीलंका के से हम सबक लेते हुए भारत में भी इस तरह का पॉलिसी को हम अपना सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भाई भतीजावाद को रोकना होगा। यदि भाई भतीजावाद हमारा मंत्री संतरी सारा वही सब है, इसका मतलब हम जानबूझकर भी आलोचना नहीं कर सकते हैं, सही आलोचना हम नहीं कर सकते हैं, सही तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। इसलिए हर हाल में पॉलिटिक्स में अनुशासन बनाए रखना है। और यदि भाई भतीजावाद फलाना चिलानावाद होती है तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र की आत्मा नष्ट हो जाती है। तो हर हाल में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते इन सारे चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो और लोगों का जीवन यापन सही ढंग से कैसे चल सके, विकासशील देश से हम विकसित देश की ओर कैसे कूच करें और भारत का आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि साथ साथ हमेरा बना रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे टैक्स को लिया जा सकता है सामाजिक सुरक्षा कर के रूप में, और इन टैक्सों के माध्यम से हम अपने राजस्व को, राजकोषीय घाटा को जो बढ़ रहा है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखना है। इन सारे उपायों को अपनाकर वर्तमान में जो श्रीलंका का संकट आया है उस संकट से भारत में बचा जा सकता है। इस तरह का संकट का हम सामना नहीं कर सकते हैं बशर्ते सही समय पर सही चीजों को हम अपनाएं तब। अब हम देखते हैं कि भारत में इसकी संभावना नहीं है इस तरह का संकट का। क्यों? यदि ऐसा आ जाता है तब हमने बताया इस तरह का पॉलिसी को अपनाना चाहिए और ऐसा नहीं आए। लेकिन दोनों के अंतर हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का जबरदस्त योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री का जबरदस्त योगदान है, सर्विस सेक्टर का भी जबरदस्त योगदान है। लेकिन श्रीलंका में क्या हम देख रहे हैं, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी ओरिएंटेड है। तो ये ठीक बात नहीं है। सच ये है कि हमारा इनकम का जो स्रोत है वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, सिंगल डायमेंशनल नहीं, याद रखना, इससे आप चोट खा जाइएगा। दूसरा कि जो भारत के ऊपर जो कर्ज है
वो जीडीपी का 20% है। कितना परसेंट है? 20%। लेकिन वही 108% श्रीलंका में पहुंच चुका है विदेशी करे। तो ये ठीक बात नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए वो चिंता में चला गया है। भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.7% के आसपास है। वही ऑलरेडी यहाँ पर राजकोषीय घाटा जीडीपी का 10% है, ये भी इसका नेगेटिव है, याद रखना है। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 2022 में 573 अरब डॉलर है, जबकि श्रीलंका में मात्र $1.5 अरब 1.8 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। तो यही चिंता की बात है। इसके कारण श्रीलंका ज्यादा परेशान हो गया कि जो विदेशों से सामान आयात कर रहा था, इसको पेमेंट के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए समस्या इसका बढ़ गया। तीसरा, हमारा जो डीडीपी जो ग्रोथ रेट हमारा है 7% के आसपास बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रीलंका का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में है। इस प्रकार से ये स्थिति के कारण श्रीलंका का स्थिति वर्तमान में आया है, और हमें नहीं लगता कि भारत में इस तरह का स्थिति आएगा, और यदि आता है तो हम अच्छे ढंग से उसको हम सड़ सकते हैं, लेकिन आने के पहले जो पूर्व हमारी तैयारी है ये होनी चाहिए कि हम किसी प्रकार के लोक लुभावन नीति से हमें बचें, राजकोषीय घाटा को हम ठीक ठाक से रखें, निर्यात को बढ़ाएं, भाई भतीजावाद से हम पॉलिटिक्स को दूर रखें, और धीरे धीरे जैविक उर्वरक को खेती के क्षेत्र में अपनाएं, और प्लस विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे जो कर होता है उसके माध्यम से राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा को हम कम से कम कर सकते हैं। वित्तीय अनुशासन के माध्यम से देश में हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को हम बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो फर्ज है चाइना के प्रति हमने अपनाया है, और इसको बैलेंसिंग करने में बहुत बड़ी भूमिका भारत निभाया है। और भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि यदि पड़ोसी देश हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में फंस गया है तो उसको मदद देकर, उसको उबार कर भविष्य में उसके अंदर हम एक ना एक अच्छी छवि बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। That's all. Jai Hind for today for this topic, Sri Lankan crisis and role of India. Let it be now. Jai Hind. दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।